नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे देश के एक ऐसे राज्य के चुनाव के बारे में जिसके बारे में कहते हैं कि जहां भले ही रोजगार ना हो, लेकिन नौकरियों के अभाव के बावजूद वहां का जो मन और मस्तिष्क है वो सियासत के बहुत नज़दीक रहता है। बात बिहार की कर रहे हैं, जो कभी झारखंड भी जिसका हिस्सा होता था। वहाँ रिक्शे वाला अभी अखबार के बारे में, मैगजीन के बारे में और टीवी के बारे में विस्तार से बात करता। राजनीतिक बात करें तो रोजगार के बिना जिस राज्य में राजनीतिक इतनी चेतना हो, हम उस राज्य के चुनाव की बात कर रहे हैं जहां आज एग्जिट पोल ने एक तरह से भाजपा को खुश कर दिया है। उसकी वजह यह कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार की धमक शुरू हो गई है। अब इसके बाद प्रतिपक्ष जो भी कहे, हो सकता है कि वोट चोरी की बात हो, ईवीएम की बात हो, क्योंकि ये दोनों गरीब की लुगाई हैं। जिसकी मर्जी आता है वो इलेक्शन कमीशन को गाली देता है, जिसकी मर्जी आता है वो ईवीएम को कहता है कि ये कोई भी बटन दबाओ लेकिन जाता कमल पर ही है। कहना आसान है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से ये बात हो रही है, आज तक इसे कोई साबित नहीं कर पाया। एक बात इसमें और जोड़ूंगा कि इस तरह के तमाम सुतंग एक देशी शब्द है, ये बातें अमेरिका से शुरू होती हैं, सैम पित्रोदा स्टार्ट करते हैं और फिर भारत में कांग्रेस और उनके साथी दल इसको विस्तारित करते हैं। बिहार चुनाव इस बात की भली परीक्षा ना हो, लेकिन नतीजे में अगर एनडीए की सरकार आती है तो आप मान लीजिए कि वोट चोरी की भी खैर नहीं होगी और ईवीएम तो सबके निशाने पर रहेगी। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में हमारे 3 विशेष मेहमान। देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी हमारे साथ हैं। राठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और IND 24 के कंसल्टिंग एडिटर योगीराज योगेश हमारे साथ हैं। योगीराज जी, आपका भी स्वागत है। हालांकि आप परिवार के सदस्य, लेकिन हमारे साथ कभी बिहार का हिस्सा रहे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार संजय समर भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर कहा जाता है कि महाभारत में संजय ने जो भी आंखों देखा हाल बताया था वो बहुत सच था। भाव उसमें कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने सच बताने में कोई कंजूसी नहीं की। तो संजय जी भी हमारे साथ एक तरह से संजय की तरह जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत शर्मा साहब आपके साथ करना चाहते हैं। बहुत ये हो रहा है कि कोई भी आदमी अपनी गलती नहीं देखता, और जो आदमी अपनी गलती नहीं देखता वो कभी सुधरता भी नहीं है। यही बात सब जगह लागू होती है। अगर राजनेता अपनी गलती ना देखे, राजनीतिक दल अपनी गलती ना देखे और अपनी हार का और कमजोरी का ठीकरा जीतने वाले पर फोड़े और उसके लिए तरह तरह के तर्क और मन गढ़ंत बातें इकट्ठी कर लें, वो हो सकता है कि समय काटने के लिए ठीक हो, लेकिन हकीकत में वो सच को बदल नहीं सकते। आपकी राय? बिहार में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बताते हैं कि बीजेपी समर्थित जो एनडीए है, नीतीश कुमार, वो भारी बहुमत के साथ सरकार में लौट रहे हैं और इस बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात हो रही है। लेकिन ये सिर्फ एग्जिट पोल है। कई बार एग्जिट पोल गलत भी होते हैं, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल 17 संस्थाओं ने किए थे, 17 एजेंसियों ने किए थे, किसी भी एजेंसी ने एनडीए को बहुमत से दूर नहीं किया है। पहले आपकी राय, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। शर्मा जी। तो देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि आपने खुद भी कहा कि कई बार एग्जिट पोल गलत भी हो जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी देखें तो ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ये ऐसा लग रहा है कि सच्चाई के करीबी होंगे और इनके अनुरूप रिजल्ट आएगा जी। उसका एक कारण है कि अगर आप देखेंगे तो इस समय जो डबल इंजन की सरकार का जो दावा किया गया है बिहार में नीतीश कुमार जी और फिर प्रधानमंत्री के रूप में, तो कहीं ना कहीं देश ने भी प्रगति की है और बिहार ने भी प्रगति की है। और कई योजनाएं जो व्यक्तिगत लाभ की भी योजनाएं लागू हुई हैं, सामूहिक लाभ की भी योजनाएं लागू हुई हैं, और बिहार से कहीं ना कहीं रोजगार की दृष्टि से जो पलायन था वो रुका हुआ है। तो ये एक उनका एक पॉजिटिव पक्ष था। लेकिन उसके अगर बाद आप देखेंगे, विपक्ष को अगर आप देखेंगे तो विपक्ष की ने केवल और केवल व्यक्तिगत मुद्दे और जातिवाद को ज़्यादा उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है और व्यक्तिगत घटनाओं को, इंडिविजुअल अपराध को भी उन्होंने जाति से जोड़ करके केवल उन्होंने जातिगत विभाजन की बात की और मुद्दे की बात कुछ नहीं की। हालांकि तेजस्वी जी ने एक आश्वासन जरूर दिया कि हर घर को नौकरी देंगे और ये कुछ आश्वासन दिया, लेकिन जिस तरीके से वहां की सरकार चल रही है तो मैं समझता हूं जनता का विश्वास उस सरकार की तरफ है और एग्जिट पोल के आसपास ही रिजल्ट आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी। हमारे साथ संजय जी जुड़ गए फोन लाइन पर। संजय जी, आपका स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, धन्यवाद। दरअसल देश की नजर उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव पर रहती, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के चुनाव के दौरान। हर एक कोई कहता है कि यूपी और बिहार क्या बोल रहा है।
बिहार इस बार क्या कह रहा है? ये तो चुनाव में हर पार्टी ने अपने पक्ष में दावे किए, जाहिर है कि उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन अब एग्जिट पोल जो बता रहा है उस हिसाब से तो जो चीज़ निकल के आ रही है, हालांकि उसको हम फाइनल नहीं मानते, कई बार एग्जिट पोल को औंधे मुँह गिरता भी देखा है, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो तो क्लियर कट मेजॉरिटी बता रहे हैं एनडीए को। और हम दूसरे दल की बात करें, तेजस्वी, कांग्रेस और बाकी दल तो अभी बहुत पीछे दिख रहे हैं एग्जिट पोल में। आप इसको कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं? ये एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में अभी हुआ, वहां भी सरकार बनवा रहे थे लोग कांग्रेस की, लेकिन आ गई भारतीय जनता पार्टी की। थोड़ा दिन पहले अभी चुनाव हुआ बिहार में, यहाँ भी झारखंड में, यहाँ भी दिखाई दे रहा था कि भाई एनडीए की सरकार आ रही है, आ गई महागठबंधन की। तो इसलिए इस पर भरोसा करना उचित, कहीं से उचित नहीं दिखलाई दे रहा है, क्योंकि ये जो भी सर्वे हुआ है, इन लोगों ने ज्यादातर सर्वे सिर्फ दो पार्टी को ही लेकर के किया है, एनडीए और महागठबंधन। जबकि बिहार में जो चुनाव हुए हैं वो त्रिकोणात्मक, जनसुराज के आ जाने से त्रिकोणात्मक हो चुके हैं, तो उनकी बात कोई कर ही नहीं रहा है। जबकि उनके पास अच्छे कैंडिडेट थे और सब पढ़े लिखे, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई लेक्चरर, कोई बीसी, उन लोगों का कोई सीट दिखलाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए इस पर भरोसा उतना करना बड़ा माने कठिन दिखलाई दे रहा है, क्योंकि अब सर्वे भी हो रहे हैं, जो एग्जिट पोल भी हो रहे हैं, वो भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के लोग कर रहे हैं और प्लान के तहत ये एग्जिट पोल आ रहा है, जो अभी तक का हिसाब किताब है। और इस पर आप लोगों ने अभी सुना, हमने तो सहमति जता रहे हैं कि एग्जिट पोल पर भरोसा करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अब आ गया है तो 3 दिन तो इसको झेलना ही है। हाँ, वोट का परसेंटेज बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, तो वोट के परसेंटेज बढ़ने का क्या असर पड़ता है ये 14 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार सभी ने मिल करके मेहनत किया है, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों, चाहे भारतीय एनडीए के लोग हों या जनसुराज वाले। महागठबंधन और एनडीए के लोग ऊपर नीचे की बात करते रहे, विकास की बात के मामले में इन लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं रही, बस मुफ्तखोरी की बात इन लोगों ने बढ़ावा किया। विकास की बात और विकास कैसे करेंगे उसका ब्लू प्रिंट देने वाले पीके ही रहे, जो जनसुराज के रहे। वो किस तरह से बिहार का डेवलपमेंट करेंगे, किस तरह से विकास की बात करेंगे, किस तरह से विकास करेंगे, ये सब सारी बातों को पीके कहते थे। पीके ये भी कहते थे, जो उचित भी जान पड़ता है, कि भाई 20 साल की डबल इंजन की सरकार थी, एक फैक्ट्री तक नहीं लगी है, तो क्या बिहार के लोग बस के लोग पंजाब और गुजरात में मजदूरी करने जाने के लिए हैं? विकास के नाम पर क्या किया है? ना रोजगार, पुल पुलिया और 4 सड़क बना लेने से को विकास हम नहीं कर पाते हैं। हमें रोजगार चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए। ये सब पीके का जो ब्लूप्रिंट था वो साफ साफ दिखलाई दे रहा था। तो कोई भी एग्जिट पोल पीके को लेकर के नहीं चल रहा है, जो दिखाई दे रहा है सिर्फ 2, एनडीए और महागठबंधन। तो इसलिए इस पर भरोसा करने की जरूरत अभी नहीं दिखाई दे रही है। अब हाथ कंगन को आरसी के अब तो 2 दिन और बाकी हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। एकदम ठीक है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और लिखे पढ़े को फारसी क्या, 2 दिन बाद सब आए जा रहा है। एक और देशी कहावत मध्य प्रदेश में चलती है कि नाई नाई कितने बाल हैं, बोले भैया अभी सामने आ जाते हैं, कटने वाले हैं, उसमें क्या है। लेकिन इसका मतलब कि पीके चौंकाने वाले नतीजे ला सकते हैं, ये बात संजय जी के बातचीत से हमको इसका संकेत मिल रहा है कि पीके को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि पीके थर्ड फोर्स बनकर आ सकते हैं। अब इसमें एक ओबीसी की बात लोग कहा करते थे कि ओबीसी वोट कटा हुआ पार्टी है। पीके के बारे में यह है कि वो उन सबको जानते हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियां मैदान में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबके वो एक तरह से सलाहकार रह चुके हैं, सबकी रणनीति बना चुके हैं। अब उस हिसाब से पीके ने जो भी कुछ किया है, ये जाहिर है कि उसको लोग उनको उतना वेटेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो वोट काटकर, वोट किसके काटेंगे, कितने उनके लोग जीत कर आएंगे, उनके वोट काटने से किससे नुकसान हुआ, किससे फायदा हुआ। अगर कांग्रेस को नुकसान हुआ, तेजस्वी को नुकसान हुआ, तो फिर बीजेपी या एनडीए को फायदा होगा। लेकिन एनडीए के वोट कटे तो जाहिर है कि फिर तेजस्वी और कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन सब अभी 2-3 दिन भविष्य के घर में सब बातचीत के लिए उन्होंने कहा कि ये झेलने की ज़रूरत है, कि इसी पर हम चर्चा करें। राठी जी, ये जो सारा मामला है वो अपनी जगह है, संजय जी ने कहा, लेकिन 17 एजेंसियों ने एग्जिट पोल पर काम किया था और एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो एनडीए को बहुमत नहीं दे रही है। सीटें कम ज़्यादा हो सकती है, 122 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। ज़्यादातर ने
एनडीए को 150 और उसके ऊपर सीटें दी है। अब इसमें कितना कम हो सकता है? संजय जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी लोग कह रहे थे कि सरकार बनेगी कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी की आ गई। मध्य प्रदेश में भी कहा जा रहा था कि भाजपा कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन भाजपा की आ गई। कुल जमा ये मतलब है कि जो एग्जिट पोल है वो भरोसे के लायक कम है, चर्चा के लायक ज़्यादा है। आपकी राय? देखिए, एग्जिट पोल कितना भरोसा नहीं भरोसा एक अपने आप में एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, एक साइंस है। लेकिन जब हम बात करते हैं बिहार को, चुनाव को जब नज़दीक से देखते हैं, बहुत सारी रैलियां वगैरह जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज़ जो बिहार में दिखती है, एक है नीतीश कुमार फैक्टर। जो नीतीश कुमार का फैक्टर है, वहाँ पर वो 50% मेरे हिसाब से वहाँ के वोटर को लाभान्वित करता है नीतीश कुमार। वो ब्रांड, वो नाम, मतलब उसके आगे एनडीए, कांग्रेस, कोई भी आप पार्टी कहते हैं, कोई भी नीतीश कुमार ब्रांड के आगे फीकी है। इसलिए भी इस रुझानों को थोड़ा सा पॉजिटिवनेस में देखने का प्रयास हो सकता है, देखना भी चाहिए। दूसरी बात, जो बात कही कि अगर एनडीए की सरकार वहां आती है तो उससे एक बात बड़ी सिद्ध होती है कि दो चीजें जो है वो जनता जो चाहती है वो एकदम क्लियर है। क्योंकि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम हुआ, लेकिन बिहार में इंडस्ट्री, रोजगार पे कोई काम नहीं हुआ। सबसे ज्यादा पलायन वहीं से होता है। तो और शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ, शिक्षा का स्तर भी गिरा। तो जब हम देखते हैं अगर एनडीए की बहुमत आती है और सरकार बनती है, तो मतलब जनता जो है आज की तारीख में एक सुशासन जो नीतीश कुमार जी का है, जिसको मैं 50% वोटिंग करता हूं कि 50% वो पूरे हर उसमें प्रभाव डालता है। बचे 50% में जो बात पीके की कही संजय जी ने, तो उसमें जो शिक्षा, स्वास्थ्य और उसका जो एक मॉडल उन्होंने दिया, उसको अगर एनडीए की सरकार आती तो पब्लिक ने नकारा है, पढ़े लिखे को नकारा है। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को और लाभार्थी योजनाओं, जो आखिरी 3 महीने में जो लाभार्थी योजना वहां पर पूर्ण रूप से, बहुत बड़े रूप से चली है, उनको लोगों ने तवज्जो दी और एनडीए की सरकार बनी। ये कारण एकदम एनालिसिस, क्योंकि बिहार में जातिवाद भी चलता है, बिहार में सब ढंग की राजनीति है। तो सब ढंग की राजनीति पे दो चीज भारी पड़ी। अगर ये पोल सही है, नीतीश कुमार प्लस लाभार्थी योजना, और तीसरा अगर हम कहते हैं तो एक विकास, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है, ये 3 चीज सारी चीजों पे भारी पड़ी। चाहे स्वास्थ्य के लें, शिक्षा के लें, रोजगार के लें, और भी कुछ भी जो भी आप कहना चाहें, जो जमीन से जुड़े जरूरत है, उन सब पे भारी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन एक बात को एनडीए ने याद दिलाया इस पूरे चुनाव में कि अगर लालू यादव के पुत्र सरकार में आते हैं या कांग्रेस सरकार में आती है, तो शाम को 5 बजे के बाद लोग घर जाना मुश्किल हो जाएगा। फिर कट्टे की बात चलेगी, फिर गोली की बात चलेगी, फिर अपहरण फिरौती की बात चलेगी। इसको भी जनता ने, उनको लगा कि भले ही रोजगार के लिए हमको बाहर जाना पड़ता हो, उद्योग कम है, कंप्रोमाइज़ वो कर सकते हैं कि, लेकिन जान तो सुरक्षित है। योगीराज जी, पीके एक चौंकाने वाली बात, नतीजे को तो ला सकते हैं, लेकिन वो सरकार में आएंगे दिल्ली की तरह, जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार में आ गए थे, ये थोड़ा सा कठिन लगता है। पीके ने एक बात जरूर लोगों के बीच में लाई कि भाई जो भले लोग हैं, जो लिखे पढ़े लोग हैं, वो भी पॉलिटिक्स में आए। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर ऐसी काम चलेगा जैसा अभी चल रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, लालू यादव की सरकार के समय, राबड़ी की सरकार के समय जो कानून व्यवस्था थी, उससे लोग हलाकान थे, परेशान थे। और सबसे बड़ी राहत की बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, जो यूपी में भी भाजपा के पक्ष में गई है और बिहार में नीतीश कुमार के पक्ष में जा रही है या एनडीए के पक्ष में जा रही है। वो नतीजे में कितना तब्दील होगी ये नहीं पता, लेकिन जो उनको प्लस एज मिल रही है उसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर महत्वपूर्ण है। पुल पुलियों की बात संजय दिन की कि उससे बनने से कोई विकास नहीं होता, लेकिन आप कल्पना करिए कि पुल पुलिया नहीं है, तब लगता है कि ये होती तो बहुत अच्छा होता। जब बन गई तो हम कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क पड़ता है। और वो फ़र्क चुनाव में, पिछले चुनाव में भी दिखा, और अभी भी अगर सरकार एनडीए की लौटती है तो वो फ़र्क पड़ेगा, ऐसा लगता है। आपकी राय, पीके इसमें कितना टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं और कितना लोगों को चौंका सकते हैं? देखिए, पीके ने ज़्यादा फोकस किया वो जो लिखे पढ़े लोगों की बात जो आप बार बार कर रहे हैं, वो लिखे पढ़े लोगों का राजनीति में कोई महत्व नहीं होता। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि राजनीति चलती है भेड़ चाल से, और भेड़ चाल का आदर्श उदाहरण है बिहार। यहाँ एक मुश्त वोट गिरते हैं। और इस चुनाव की एक खास बात ये रही कि सब टेस्टेड रहे। नीतीश कुमार को सबने देखा, भारतीय जनता पार्टी को सबने देखा, तेजस्वी जी को सबने देख लिया और लालू जी को सबने देख लिया। अनटेस्टेड केवल एक ही पीके। और ये जो बात आ रही कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, इग्नोर नहीं किया गया। इन चुनाव में भी पीके को 6% वोट दिखाया गया। ये अपने आप में बड़ा फिगर होता है।
किसी नई पार्टी के लिए 6% वोट मिल रहा है, सीट भले ही उनको 4-5 ही मिल रही है, तो उनको भी लोगों ने परखा, ऐसी बात नहीं है। और पढ़ाई लिखाई का महत्व होता तो बिहार वाले तो बड़े चिल्ला चिल्ला के कहते हैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला कौन सा राज्य, आईएएस आईपीएस बिहार। तो जब आईएएस आईपीएस आपके यहाँ से निकलना है तो दुर्गति बिहार की क्यों हो रही है? तो इस बारे में भी बिहार को सोचना चाहिए। और चुनाव जो डिपेंड करता है, सबको ये समझ में आ गया। आप बिहार में पटना एयरपोर्ट पर उतर जाइए, आपको एक अलग ही रंगत दिखाई देगी। इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाया हुआ पटना एयरपोर्ट जो बना है जी। रिवर फ्रंट पे आप चले जाइए, आप जो नदियां कभी सूखी थी, जो जिन नदियों में कभी झाड़ झंकार और वो बहा करते थे, आज वह लोग फोटो सेशन करा रहे हैं, वो सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, लंबे लंबे हाईवेज बने हुए हैं। तो ये सब लोग भूल जाते हैं इन सारी चीज़ों में। इनको जब ये वोट में जब तब्दील होते हैं तब लोगों को समझ में आता है। लोग इन सब चीज़ों को ये देखते हैं कि साहब ये एनडीए के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। बहुत बड़ा फैक्टर पूरे देश में है, वो इस बात से आश्चर्यचकित है कि देश में काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, लोगों को दिख रहा है, और जब वो दिखता है तो वो वोट में तब्दील होता है। जब वो वोट में तब्दील होता है तो राहुल गांधी जैसे लोग कहने लगते हैं वोट चोरी हो रहा है। अब जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बिहार में राज करा करती थी, वो कहीं लाइन में ही नहीं है, वो पीके के टक्कर में खड़ी हुई है आज के दौर में वो। तो जब आपके पास कुछ बताने को नहीं, आप फेक नैरेटिव चला रहे, तो आप कहाँ से मैदान में खड़े हो जाओगे? 3 पार्टियां बची कुल मात्र बिहार में। और ये भी आश्चर्य की बात है कि इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी पार्टी, पर आरजेडी चूंकि एक यादव बाहुल्य और मुसलमान पे बेस्ड पार्टी है, तो केवल ये 3 बची, बाकी तो सब मैदान साफ है वहां का। बिल्कुल। तो लालू यादव की जो पार्टी है उसने उसके नाम पर उपलब्धियां भी होंगी, लेकिन जो उनके एक तरह से दाग हैं वो ये कि चारा घोटाला, सजा लालू को हो गई। जब मौका मिला तो पत्नी को सीएम बना दिया, जब मौका मिला तो बेटे को डिप्टी सीएम बनाया, और फिर वो भी बहुत चला कि उनकी 2 बेटियां जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती हैं और बाद में फिर वो पटना कॉलेज में मेडिकल में एडमिशन लेती, जबकि उनको आता कुछ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, बिहार की जनता जागरूक बहुत है, इसलिए वो इन सब चीज़ों को पर भी ध्यान देती होगी, फोकस करती होगी। लेकिन शर्मा साहब कह देता ना कि कहा जाता है कि कोई चीज़ अगर मिल जाए तो माटी हो जाती है। कल तक बिहार में अगर कानून व्यवस्था थोड़ी सी खराब थी तो लोग उसी से हाहाकार मचा हुआ था। अब अच्छी हो गई तो उसका जिक्र नहीं हो रहा। सड़कें पुलियाँ नहीं थी तो हाहाकार था, अगर वो बन गई है तो उसका जिक्र नहीं हो रहा। कहते हैं कि जो मिल जाए तो माटी है। ये चीज़ें मिल गई तो वो मिट्टी के समान है, फिर लोग अगली बात करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, पीके एक चमकता हुआ सितारा है इस पूरे चुनाव में। उनको 5% वोट मिले, 6 मिले, 8 मिले, 10% मिले, वो लोगों को एक अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। और इस बार नहीं तो अगले चुनाव में ज़रूर वो अपने आप को एक स्थिति में लाएंगे मजबूत, बशर्ते कि वो चुनाव में या चुनाव क्षेत्र में लगे रहें, क्योंकि राजनीति में धीरज बहुत जरूरी होता है, पैशंस। अगर उनका धीरज टूट गया तो बात खत्म हो जाएगी। लगे रहेंगे तो हो सकता है कि बिहार की राजनीति को बदलें और उसमें श्रेय जाए पीके के खाते में। आपकी राय शर्मा जी? देखिए, स्वाभाविक रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से समय बदलता है, समय के साथ आवश्यकताएं बदलती हैं, लोगों की ज़रूरतें बदलती हैं। उसको हम अगर दैनिक जीवन में भी देखें तो वस्त्रों की में बदलाव आ गया, भवनों में बदलाव आ गया, भोजन में बदलाव आ गया, तो राजनीति में भी बदलाव आना चाहिए। जो पहले दिन से कुछ राजनीतिक दल, उनका टारगेट केवल और केवल सत्ता होता है, किस प्रकार वो सत्ता में पहुंच सके, वो टारगेट होता है। देश का विकास किन से हो सकता है, देश के विकास की बात उसमें प्राथमिकता में आना चाहिए। तो मैं समझता हूं इस समय ये जो दौर चल रहा है, इस समय का जो दौर देश के विकास का दौर चल रहा है। जिस तरीके से हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, इकोनॉमी में हमारी तरक्की हुई है, और जैसा कि योगी राज जी ने बताया कि सड़कों की दृष्टि से देखें, हवाई जहाज बनने की दृष्टि से देखें, मेट्रो चलने की दृष्टि से देखें, तो इस वक्त देश ने विकास की एक अंगड़ाई ली है। और मैं समझता हूँ कुछ लोग इस बात को भी समझते हैं, इसलिए जो एग्जिट पोल आए हैं, अब एग्जिट पोल अगर आप देखेंगे तो जो 8 एग्जिट पोल आए हैं उसमें लगभग सभी ने, इसमें एक भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जिसने महागठबंधन को किसी एक ने भी बहुमत दिया हो। ये पहला मैं एग्जिट पोल देख रहा हूँ। इससे पहले एक आध जो 8, 9, 10 आते थे उसमें एक आध कोई दूसरे को जिताता था और बाकी कुछ दूसरे को जिताते थे। इसमें लगभग सारे लोगों ने
एनडीए को ही बहुमत दिया है, और एनडीए को जो सबसे कम सीट दी है एक एग्जिट पोल ने, उसने 130 दी है, और कांग्रेस को जो महागठबंधन को जो सबसे ज्यादा सीट दी है वो 100 दी हुई है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो 8 लोगों ने किसी एक घर से तो पूछा नहीं होगा, सब लोगों ने अलग अलग गांव से, अलग अलग नगरों से, अलग अलग लोगों से बातचीत की होगी। तो मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं जन भावना का प्रतिबिंब ये एग्जिट पोल है। इसके अलावा एक बात कहकर के मैं बात को विराम दूंगा, समय के बदलाव को समाज को भी समझना, हर काम के लिए सरकार के सिर पर नहीं लदना। भाई चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी होते हैं सब अपनी रोटी की जुगाड़ करते हैं, अपना घर खुद बना लेते हैं, अपना जोड़ा बना लेते हैं, संतान पैदा करके उसको खाने लायक बना देते हैं। तो अगर इंसान मनुष्य इसी चीज के लिए सरकार पर लदेगा तो फिर मनुष्य होने का लाभ क्या है, कैसे आप श्रेष्ठ बनोगे? अब जिस तरीके से एआई आ रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं समझता हूं ये सामाजिक जागरण आना चाहिए सरकार के सिर पर। सरकार किसी की भी हो, वो कांग्रेस की हो कि भाजपा की हो, सरकार के सिर पर बैठने के बजाय अपनी प्रतिभा, अपने कौशल, अपनी प्रज्ञा शक्ति के आधार पर, अपनी उसका आधार पर आपको रास्ते बनाने चाहिए। बिल्कुल जी, उसके आधार पर बदलाव लाने की जरूरत है। लेकिन संजय जी एक बात है, बिहार पूरे देश में और दुनिया में जाना जाता है कि यहाँ जो लोग लिखने पढ़ने वाले होते हैं वो आईएएस और आईपीएस बनते हैं। अब बिहार को इस बात की भी दरकार होगी कि लोग ये भी कहें कि बिहार से निकला हुआ आईपीएस या आईएएस, बिहार से निकलने से मतलब बिहार के जो आईएएस आईपीएस होते हैं वो काम करने में बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ईमानदारी में कोई उनका सानी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई उनका मुकाबला नहीं है, और कठोर प्रशासन या गुड गवर्नेंस देने में भी वो किसी से पीछे नहीं है। ये बात अगर हो गई तो फिर बिहार का जो आपने कहा कि पीके की पार्टी ने ऐसे लोगों को खड़ा किया है, तो फिर लोग ऐसे आईएएस, रिटायर्ड आईएएस जो काम छोड़कर आए हैं, राजनीति में लौटे हैं, लोग उनको फिर झोली भर के वोट देंगे। अभी तो सबको इस बात का डर है कि पता नहीं पीके कितना कर पाएंगे, लेकिन पीके की जितनी चर्चा हो रही है, अगर इसके आसपास भी वो आते हैं तो फिर ये हम मान सकते हैं कि अगले दौर में बिहार की राजनीति बदलने वाली है और पीके इसका एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। आपकी छोटी सी टिप्पणी दूसरे दौर की बातचीत में। संजय जी, छोटी सी बात में शर्मा साहब के बातों का जवाब दे दें जी। पासपोर्ट का हमारा रैंकिंग क्या है? डेवलप तो हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्या है जो उस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। बस खाली बात करने से नहीं होता है भाई, उसको देखना पड़ता है। अब रही भ्रष्टाचार की बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सृजन घोटाला की बात कर लें तो सृजन घोटाला आपके सामने है, 3,500 करोड़ का घोटाला है। कैग की बात कर लें तो 71,000 करोड़ का बात कर रहा है। मोदी सरकार में आरके सिंह जो बिजली विभाग के मंत्री हुआ करते थे, खुद उन्होंने आरोप लगाया है कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिहार में। तो ये रहे घोटालों की बात। अब रही बात की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था। क्या जरूरत थी चिंदी चुन करके चुनाव लड़ने की? किसी को 6 सीट दे करके आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को 10 सीट दे करके चुनाव लड़ रहे हैं, कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? इसलिए सबसे पहले बात सुन लीजिए शर्मा साहब, आप बोले मैं चुपचाप। देखिए संजय जी, मैं बताऊं इस डिबेट का फॉर्मेट एक दूसरे की बातों का जवाब देना नहीं, क्योंकि वो बीजेपी कांग्रेस से होते हैं पॉलिटिकल तो लोग कर लेते हैं। यहाँ पत्रकार लोग हैं, हम सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी राय से मैं असहमत हूँ, मेरी राय से शर्मा जी असहमत है, वो अपने विचार है, आप उसी पर फोकस करिए क्योंकि समय कम है जो आप कहना चाहते हैं। हाँ, नहीं, आपके दर्शकों को सही चीज की जानकारी भी ना, फिर वो डिबेट लंबी हो जाएगी। यहाँ तो संजय जी यहाँ तो सिर्फ ये कि खराब और कम खराब में चुनाव हो रहा है। अगर आपने घोटाले गिनाए हैं तो फिर लालू यादव तो सजा याफ्ता है, फिर उनके बेटे क्या कर रहे हैं, उनकी बेटी जो, वो उस पर हम नहीं जाना चाहते। जनता जो कह रही है, जनता जो वोट दे रही है, उस पर हम बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं वो उसमें तथ्य है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वक्त कम है उसके लिए। में घुस जाते थे हम लोग, मैं तो यही कहूँ, मैं तो कहीं कहूँ, मैं तो यही कहूँ जी, मैं तो यही की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो स्थितियां हैं बहुत सामान्य नहीं है जी, बहुत सामान्य नहीं है। लेकिन ये बता देना कि हाँ भाई एग्जिट पोल आया है और वो 100% सही है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आपके वक्ताओं ने जिन बातों को रखा, जाति की बात रखी, संजय जी, ये सहमति कहाँ, जाति कहाँ नहीं है, जात पात कहाँ नहीं है? संजय जी, या उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है? संजय जी गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। सहमति असहमति का सवाल नहीं है, आप तो सिर्फ इतना हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें एग्जिट पोल अपनी जगह है,
आपका जो अनुमान है वो क्या बता रहा है? आपने बता दिया कि हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और 14 तारीख की प्रतीक्षा करनी चाहिए, यही ना बात है इसमें? संघर्ष त्रिकोणात्मक ठीक, बिल्कुल। और हर बार से वोट का पोल ज्यादा हुआ है। चलिए, इसका मतलब अगर बार एनडीए को बहुमत मिला तो फिर वोट चोरी और फिर ईवीएम का मामला फिर से आएगा? कर रहा हूँ, 121 सीट हुआ था। 121 सीट में पिछले चुनाव में 66 सीट महागठबंधन के पास था। अभी ओवैसी की जो चर्चा आपने की, तो ये सच है कि उनको वोटकटवा की दृष्टि से ही यहाँ देख रहा है लोग। और 22 सीट जो होता है सीमांचल का इलाका होता है, उस 22 सीट पर ये प्रभाव जमाना चाहेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कुछ ठोस कर पाएंगे ओवैसी। पिछली बार वो 5 सीट समय खत्म हो रहा है संजय जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, जल्दी से 1-2 वाक्यों में बात पूरी कर लें। जी जी, मैंने कहा समय समाप्त हो रहा है, 1-2 वाक्यों में जल्दी से बात पूरी कर लें अपनी। तो वही तो मैं पूरा कर रहा हूँ जी, सीमांचल एरिया में 22 सीट होता है, ठीक ठीक है। उस 22 सीट को ओवैसी प्रभावित कर पाते हैं, ठीक। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस बार वो प्रभावित कर पाएंगे, चलिए, क्योंकि सब लोग इसको पकड़ करके चल रहा था। और पिछले बार वो 5 सीट लेकर गए थे, 4 इनके विधायक चले गए थे। तो इस बार अब देखिए क्या होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, त्रिकोणात्मक वहाँ लड़ाई है। ठीक। राठी जी, आपकी इसमें राय? मेरी तो एक टिप्पणी ये रहेगी कि एग्जिट पोल अपनी जगह है, उसकी सत्यता अपनी जगह है, लेकिन चुनाव आयोग को इससे कुछ सीखना चाहिए कि पिछले 4-5 दिन में भी वोटिंग परसेंटेज और महिला पुरुष वोट का परसेंटेज, ये सब भी चुनाव आयोग नहीं बता पा रहा। और एग्जिट पोल वाले प्राइवेट एंटिटी होकर अगर हम तक ये जानकारी दे रहे हैं तो चुनाव आयोग इतना पीछे क्यों है, जब उसके पास सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, योगीराज जी आपकी राय? अब तो चुनाव केवल एक ही आधार पर होते हैं, डेवलपमेंट। बाकी तो लोग सबको देख चुके हैं, सारी पार्टियों को लोग टेस्ट कर चुके हैं, और विकास के मामले में थोड़ा एनडीए का रिकॉर्ड अच्छा है। कह सकते हैं कि एनडीए का रिकॉर्ड है और दिल्ली में एनडीए की सरकार भी है, तो ये चीज़ें भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम करेंगी, किसी के पक्ष में जाएंगी। अब इसको कितना बीजेपी एनडीए भुना पाता है, कितना इनकी सब बुराइयों को आरजेडी या बाकी दल बना पाते हैं, तेजस्वी और कांग्रेस, वो देखने की बात होगी। अभी तो बीजेपी खुश है, एनडीए खुश है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल उनकी सरकार बना रहे हैं। 14 तक ये खेल चलेगा। संजय जी ने कहा इस पर चर्चा करते रहेंगे। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। संजय जी आपका साधुवाद, राठी जी आपका धन्यवाद, और योगराज जी और शर्मा साहब आपका भी बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बिहार में फिर एनडीए सरकार, ऐसा अनुमान लग रहा है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।